अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और जनाब मैचेस का सिलसिला चल रहा है मुसलसल, और पाकिस्तान क्रिकेट में जो है इधर से उधर खबरों का सिलसिला भी चल ही रहा है। वो खबरें तो आती रहेंगी, वो खबरें आगे बढ़ती रहेंगी, हर कोई ना कोई बात करता रहेगा। पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हर किस्म की खबर आपको जो है सुनने को मिलेगी। पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। हर बंदा, चाहे वो पॉलिटिकल तज्जियाकार हो, चाहे वो वेदर रिपोर्ट करता हो, वो इस वक्त स्पोर्ट पे बात करेगा और स्पोर्ट्स पे ही बात करता रहेगा और स्पोर्ट्स का तज्जियाकार बन जाएगा। सो यस, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट इन दिस T20 वर्ल्ड कप। बट साथ ही साथ दूसरे मैचेस जो चल रहे हैं, हमने साउथ अफ्रीका और यूएसए की बात की थी, यूएसए की चैलेंज की बात की थी कि यूएसए वोंट मेक इट ईजी फॉर एनी टीम, एंड ऐसा ही हुआ। एंड देन सुबह हमें दिखा कि किस तरह मुकाबला हुआ जहां वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आमने सामने हुआ। इंग्लैंड ने बताया कि कैसी होती हैं डोमिनेंट टीम्स जब वो खेलती हैं अपने कम रैंक की टीम से, चाहे वो होस्ट हो या ना हो, मगर डोमिनेंस किस तरह दिखानी है जब हम पास जो हैं वो इतने अच्छे उससे खेलते हुए आ रहे हों और डिफेंडिंग चैंपियन हो। सो यस, बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। एंड देन अफगानिस्तान एंड इंडिया वुड बी इन एक्शन टुडे, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और सवेरा बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया कि चूंकि क्रिकेट का मौसम है तो सब क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ये वैसा ही है कि चलो तुम उधर जिधर की हवा चले। तो इस वक्त चूंकि क्रिकेट की हवा चल रही है और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान पहले राउंड तो से बरसात का है, तो बरसाती मेंढक आ जाते हैं बरसात में। यस ये भी एक अच्छा इजाफा है उसमें। तो वो फिर लोग बात करते हैं। जब सर्जरी की बात हुई थी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो है हमारे, उनकी तरफ से, तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा तो इनकी तो अपनी सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये जो आपने सियासी लोगों का जिक्र किया है, तो ये सारे के सारे फिर जब जो मौका होता है लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और अपनी गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जिसका आपने आखिर में जिक्र किया मैचेस के हवाले से, बड़ी अच्छे मैचेस चल रहे हैं। जैसे आपने उनका जिक्र किया यूएसए का, और फिर इंग्लैंड का जो आपने कहा कि किस तरीके से उन्होंने मैच जीता है। बिल्कुल जो हकीकी मानों में डोमिनेंस होती है, जिसको डोमिनेट करना कहते हैं। हम तो अपने मुल्क में डोमिनेट करना सुनते रहते हैं, लेकिन हम डोमिनेट करने के बावजूद भी हार जाते हैं। तो देखते हैं कि अब आगे जो मैचेस हैं, जिस तरह आपने आज का जिक्र किया, मैच का इंडिया का मैच है, और देखते हैं कि वो कैसे आगे आज के मैच को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो भी ग्रुप टॉपर है अपने। बिल्कुल। सो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस होंगी, ऑब्वियसली ब्रिज टाउन में ये मुकाबला होगा, बारबाडोस में आमने सामने आएगी अफगानिस्तान और इंडिया की टीम। कल प्रैक्टिस, एक रिगरस ट्रेनिंग भी हुई थी, राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दे लुक प्रिटी कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था डिस्कशन में भी, प्रैक्टिसेस में भी। अच्छी बात यह है कि जो उनके रिजर्व प्लेयर हैं वो सिर्फ घूमने नहीं गए, या वो सिर्फ बेंच गर्म करने नहीं गए, या फिर वो सिर्फ कैप्टन की तस्वीरें खींचने नहीं गए। वो बाकायदा आपको रिंकू सिंह नेट्स में बहुत देर प्रैक्टिस करते हुए देखे। पता नहीं तैयारी कर रहे हैं वो कि कोई इंजर्ड हो जाए तो फौरन उनकी बारी आ जाए। खैर, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर के फैमिली मेंबर्स को। तो सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और अब आमने सामने मेरे ख्याल से ईद मुबारक है, बिकॉज़ दूर से हमने ईद मुबारक विश किया एक दूसरे को। सो ईद चौथे दिन तक हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज और तो पाकिस्तान की जीत और या पाकिस्तान के सुपर 8 में जाना तो हम सेलिब्रेट कर नहीं सकते। सो यस सुहेल, कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच हुआ, यस वेस्ट इंडीज पुट अप अ स्कोर, अच्छी कंडीशंस थी, रन्स बनने चाहिए थे इस विकेट पे, बट इंग्लैंड ने जिस तरह डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई, फिल सॉल्ट वाज वेरी इफेक्टिव। और फिल सॉल्ट जो कि आपको उस तरह रिस्पॉन्ड करते हुए बाकी मैचेस में नहीं दिख रहे थे जब ये मैचेस जो हैं सुपर 8 से पहले का ग्रुप स्टेजेस हो रही थी, बट दे स्टक विद हिम एंड ही डिलीवर्ड एट द टाइम दैट नीडेड। देखिए सवेरा, यही तो मैनेजमेंट का काम होता है कि आप पैनिक बटन आपका नहीं दबता 2-3 मैचेस या 2-3 परफॉर्मेंसेस के बाद। आप एक पूरा साल 2 साल एक चीज़ प्लान करते हैं, और फिर मैंने कभी नहीं देखा इंग्लिश टीम को या ऑस्ट्रेलियन या इवन कोई भी टीम में, यू नेम इट, इतनी जल्दी पैनिक बटन कहीं पे भी नहीं दबता। हम फिर वो चीज़ रिलेट कर देंगे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, आई विल स्टिक टू इंग्लैंड टीम। तो अब मुझे लगा थोड़े रन्स कम किए वेस्ट इंडीज़ ने। ये वाहिद वेन्यू था जो कि मैं प्रोग्राम में भी बोला था कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पे विंड फैक्टर बड़ा होता है, और ये सूट ज़्यादा इंग्लैंड को करता था रादर के वेस्ट इंडीज़ को, क्योंकि बॉल बड़ा अच्छा बल्ले, टिपिकल आप कह सकते हैं इंग्लिश विकेट था जिसमें बॉल अच्छा बाउंस करके अच्छा बल्ले पे आता है, और उसको बड़ा अच्छा कैपिटलाइज़ किया फिल सॉल्ट ने।
बाद में जॉनी ब्रिस्टो ने। आई थिंक अगर आप वेस्ट इंडीज़ को देखें तो दे स्टार्टेड रियली वेल, दे वर लाइक 90 for 1 in 10 overs। तो वहाँ से आप अगर पहले हाफ में 90 कर लेना तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस है T20 क्रिकेट की उसमें आप देखते हैं कि जो लास्ट 10 overs होते हैं उसमें ज़्यादा रन्स बनते हैं। तो आई थिंक ये क्रेडिट गोज़ टू आदिल रशीद, जो बीच के मिडल के 4 ओवर उनके थे बड़े इंपॉर्टेंट थे। ही वेंट फॉर ओनली 22-24 रन आई गेस। तो वो जो मिडल में उन्होंने आके कंट्रोल दिया, दैट वाज वेरी क्रूशल, और वो भी ऐसे पिच पे जहाँ पे सीमिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, स्पिनर्स को इतना वो नहीं उसमें परचेज मिल रही थी, तो वहाँ पे उनका स्पेल बड़ा क्रूशल था। वो जो 20 रन 15-20 रन का डिफरेंस आया वो उन्हीं के स्पेल की वजह से आया, वरना एक स्टेज पे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ 200 रन करने में कामयाब हो जाएगी। बट वेस्ट इंडीज़ का जो वीक लिंक है वो उनकी बॉलिंग है। वो हमने पहले भी डिस्कस किया शो में कि उनकी बॉलिंग जो है वो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी आप स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं कह सकती जिसको आप T20 का रिनॉन बॉलर कह दें। अकील हुसैन हैज़ डेवलप्ड दिस स्किल, वो जो इमाद वसीम वाला उन्होंने आम बॉल सीखा है, उसके बाद से ही बिकम अ बेटर बॉलर। बट अदर देन दैट अगर आप देखेंगे तो इनमें कोई आपको प्रॉपर बॉलर जिसको T20 स्पेशलिस्ट कहेंगे या एक रिनॉन बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट का नहीं है इनके पास। तो ये मेनली रिलाय अपनी बैटिंग पे करेंगे। इनको जब भी मैच जितवाएगी ये अपनी बैटिंग से जीतेंगे। बॉलिंग मेरा नहीं ख्याल कि इनको ज़्यादा हेल्प करेगी। इफ़ दे वांट टू गो डीप इन द टूर्नामेंट तो ऑब्वियसली इनकी बैटिंग को ही मैच जितवाने होंगे। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट शो फ्रॉम इंग्लैंड। गो वो बड़े धक्के से पहुंचे यहाँ पे, आखिरी टाइम तक उनका टच एंड गो ही था। दूसरों पे रिलाय किया उन्होंने हमारी तरह कि वो जीते वो उससे हारे, इस तरह कुदरत का निजाम उनके लिए चल गया, इस दफ़ा उनके लिए चल गया। तो बट दे मेड इट काउंट। अब सुपर 8 में एक बड़ी जीत, वेस्ट इंडीज़ 4 मैच जीत के आ रही थी और फेवरेट लग रहे थे, तो उनसे जीत के बाद ऑब्वियसली उनको एक एडवांटेज मिलेगा साइकोलॉजिकली भी, और वेस्ट इंडीज़ ऑन अदर हैंड बैकफुट पे ज़रूर जाएगी इस मैच के बाद। वसीम साहब, ये जैसे बैटिंग की इंग्लैंड ने, डीप क्यों नहीं लेके गए मैच को? ये भी तो कर सकते हैं थोड़ा सेफ, मतलब जब मौका मिलता है तो वो बहुत बॉल 12, 14, 15 बॉल होते हैं, तो ये तैयारी होती है, ये सोच होती है या आपकी एबिलिटी होती है कि आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको आप फिनिश करते हैं? अब चाहते हैं हम इस मैच से हट जाएं। नहीं आपका मकसद तो मुझे यही लगा। विकेटें गिर रही थी मगर रन्स बने जा रहे थे, वो विकेटें गिर रही थी तो प्रेशर आ गया और हम स्लो हो गए, वो वाली चीज। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम। जब आपको मोमेंटम मिला आपने उसको कैरी करना है, ठीक है ना। अब 20 ओवर है ना, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो मोमेंटम आपने शुरू में दिया है या लेने की कोशिश करें उसको आपने जारी रखना है। वो एक विकेट दो विकेटों गिरने से वो नहीं टूटना चाहिए, अनलेस कि कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई कंडीशंस ऐसी आ गई हैं, या आपको रन बॉल चाहिए या उससे भी आपको बहुत कम की एक एवरेज चाहिए, आपने 1-2 ओवर के अच्छे बॉलर्स के निकालने, उसके बहुत से सिनेरियोज बन जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम T20 तो देखते हैं इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, कि जब आपको मोमेंटम मिला आपने उसको छोड़ना नहीं। कल वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या हुआ कि दे कुड नॉट कीप अप विद दैट मोमेंटम दे गॉट इन द बिगिनिंग। उनके आखिरी 5 ओवरों में आई थिंक 40 या 42 रन बने। तो वहाँ पे जो 25-30 रन का डिफरेंस आया है कि नॉर्मली यू डू एक्सपेक्ट इस पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग देखते हुए कि आखिरी 5 ओवरों में ये 60 रन 65 रन बनाने की इनमें एहलियत थी, लेकिन वो नहीं बना पाए। वहाँ पे क्रेडिट जाता है बॉलर्स को भी, जिस तरह जोफ्रा ने ओवर किया, आई थिंक 3 रन का उसने ओवर किया, उसके बाद रशीद आए, वो ओवर निकाल गए, और ये ओवर 16वां ओवर था। तो आखिर में वो 2 ओवर से एकदम ही वो पीछे चले गए। तो मोमेंटम जहाँ टूटा उनका, वही 20-25-30 रन जो कम थे वही इनको कॉस्ट कर गए, क्योंकि ये पिच 180 तो किसी सूरत में भी रुकने वाला मुझे नहीं लग रहा था, कंसिडरिंग जो बॉलिंग लाइनअप है वेस्ट इंडीज़ की, विच इज़ मतलब आप उनको एक्स्ट्रा बैटिंग में ही करना होगा। अगर 200 का पिच है तो बैटिंग को 225-230 करके देने होंगे। 200 का पिच है तो वो 25-30 का जो मार्जिन है वो बैटिंग ने देना है, बॉलिंग को अपनी बॉलिंग को रेस्क्यू करना पड़ेगा क्योंकि ये उनका विनिंग फार्मूला बन सकता है। बॉलिंग उनको नहीं कि बैटिंग ने रन कम किया तो बॉलिंग उनको जिता देंगी, वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। बाकी इंग्लैंड की देखें टीम थोड़ी सी हमें लग रही थी ना, थोड़ी हल्की लग रही थी, ये भी हम देखा सुपर 8 से पहले। अब एकदम से फोर्स बन के आपके सामने आ गए। जैसे लास्ट मैच उन्होंने खेला, अब जैसा फिर ये मैच खेला है उन्होंने, उसके बाद से एकदम आप कहेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया सारी हैं, ये लोग भी हैं भाई, ये तो पहले भी जीते हुए हैं, और जिस तरीके से कल उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो आई थिंक राइट टाइम पे पीक करना इंग्लैंड ने शुरू किया है, ये अच्छा साइन है उनके लिए। सोहेल, बड़ी टीम्स हम जब बात करते हैं, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इन टीम्स की जब बात करते हैं, इनको जब कहीं थोड़ी सी स्निफ मिलती है जीत की, उसके बाद दे नेवर लुक बैक। और यही जिस तरह अभी वसीम ने बात की है कि जिस तरह वो पहुंचे सुपर 8 में विद इफ्स एंड बट्स, एंड देन नाउ पहला मैच सेटिंग अ स्टेटमेंट इन सुपर 8 कि हम आ गए हैं, वी आर रेडी फॉर द गेम एंड वी आर रेडी ऑन दिस लेवल। देखिए माइंडसेट होता है, आपने
मैं ऑस्ट्रेलियंस की एग्जांपल हमेशा देता हूँ, इसमें मैंने उनको अगर मैं कहूँ ना दी बेस्ट देखा है तो वो है कि वो जब आपको उन्होंने पकड़ लिया जकड़ लिया तो फिर वो आपको कहीं जाने नहीं देते, चाहे जो मर्जी हो जाए। उनको मैंने अपसेट होते हुए, अपसेट इन अ वे कि जीता हुआ मैच हारते हुए मैंने कभी नहीं देखा। वो जब जीत रहे होते हैं तो वो जीतते हैं, बहुत रेयर ही कोई, मुझे तो मैच याद नहीं पड़ता कि आप कहें कि एक विनिंग सिचुएशन से जैसे हम नॉर्मली हार जाते हैं ना, उसमें हम सब शामिल हैं। मैं भी खेलता रहा तो हम भी कई मैचेस जीते हारे हैं, बट उनका ये हमेशा से रहा है हमारी। हाँ जी, तो वो ऑब्वियसली इट्स अ माइंडसेट कि आपने, और देन पता है मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इट्स अबाउट स्किल्स, कि आपके पास आगे वो बात हो रही थी ना कि यू डोंट केयर अबाउट विकेट्स, आप जाते हो, आप अग्रेशन के साथ खेल रहे हो एंड यू ट्राई टू फिनिश इट। तो उस ट्राई टू फिनिश के लिए आपके पास रिसोर्सेज का होना भी बड़ा ज़रूरी है कि वेदर यू हैव ऑल द वेपन्स इन योर बैग और नॉट। अब मैं अगर कहूँ, मैं फिर एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं कहूँ बॉलिंग करते हुए मैं 150 की करा लूँगा तो मैं 150 किलोमीटर की नहीं कर सकता, मेरी नहीं है वो स्किल, ठीक है। तो अब आप हमें बेसिकली अब मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा थ्रू आउट। मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, फिर ऑब्वियसली रिलेट कर रहे हैं हम उस चीज़ को, पाकिस्तान क्रिकेट से हम रह नहीं सकते, ऑब्वियसली वो तो करेंगे। वी नीड टू डेवलप, दुनिया ने डेवलप कर लिया है, अब क्रिकेट चेंज हो गई है। वो जो हम बात करें ना फिल सॉल्ट की, आप दे प्ले फियरलेस क्रिकेट, और उनके मेरे ख्याल में ड्रेसिंग रूम में उनके फेलियर्स को ऑन भी किया जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि शायद कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटीज़ प्लेयर में आती हैं ना, वो इस वजह से है कि उनको पता है कि सक्सेस तो सब साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जब हमारा फेलियर होगा एज ए इंडिविजुअल नोबडी फिंगर पॉइंटिंग होगी आपके ऊपर, तो आप अकेले ही उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको फेस करेंगे। तो ये एक चीज़ हमें एज ए, अगर आप मैं क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ या एज ए नेशन बात करूँ, तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी फिगर आउट करने की ज़रूरत है। बाकी टीमें अगर वो कर रही हैं ना, फीयरलेस क्रिकेट खेल रही हैं, तो उनको पीछे से पुश भी मिलती है कि ठीक है जी, गो प्ले, वी विल ओन योर फेलियर एंड सक्सेस। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जब आप फेल होंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, भाई लेट्स यू फेस इट। तो ये एक बड़ा मुझे मेजर फैक्टर लगता है हमारे फीयरलेस क्रिकेट ना खेलने का, कि दुनिया अब जिस तरफ जा रही है और हम क्यों उधर ही खड़े हैं। बिकॉज कि मुझे दिस व्हाट आई फील कि देयर आर इनसिक्योरिटीज़, कि आप अगर 2-4 मैच में नहीं करेंगे तो आपको टीम से और फिर स्क्वाड से भी जगह आपकी फारग हो जाती है। बड़े कंट्रास्ट माइंडसेट की बात आती है जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं कि इनसिक्योरिटीज, फियर ऑफ गेटिंग ड्रॉप्ड, मगर उनके लिए जो पिछले 4 साल से लगातार एक मैच में भी नहीं बैठे, वो किस बात का उनको डर होता है, उनका वो फेयर क्यों होता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। बात हमारी हो रही थी जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच हुआ और किस तरह डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंग्लैंड की तरफ से देखिए डीप ले जाने की कोशिश, इनसिक्योरिटीज़ की भी आपने बिल्कुल आखिर में कि ये जो खिलाड़ी हैं, अगर इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी 4-4 साल तक खेलने वालों को, चूँकि वो पाकिस्तान पर बात आ गई, अब क्या करें, इधर से जाएँ उधर से जाएँ, पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है अगर 4 साल तक खेलने वालों को। एक वैसे मुझे, क्योंकि वसीम साहब यहाँ पे बैठे हैं, सुहेल भी बैठे हैं ना, तो वसीम साहब, वो सुहेल साहब कहते हैं वसीम भाई एंज कर दें, तो वो जाइए तड़ा हासा निकलने लगा सी कहते हैं एक सवाल करते करते ऐसे हाफिज साहब की निकल आती है तो इनको पता है कि ये लगाने लगे आ रही है। किस बात की इनसिक्योरिटीज है वसीम, इन प्लेयर्स को किस बात की इनसिक्योरिटीज है? मतलब बाबर को किस बात की इनसिक्योरिटी है, मोहम्मद रिजवान को किस बात की इनसिक्योरिटी है, शाहीन शाह अफरीदी को किस बात की इनसिक्योरिटी है, शादाब खान को किस बात की इनसिक्योरिटी है? ये वो 4 प्लेयर्स हैं जो हम पिछले 4 साल से लगातार किसी सीरीज में, एक अफगानिस्तान की सीरीज के अलावा किसी सीरीज में ये प्लेयर्स नहीं बैठे। छोटी से छोटी टीम हो जाए, छोटी से छोटी टीम के खिलाफ की सीरीज हो जाए, ये लोग नहीं बैठे। इनको अगर ये इतना कंट्रास्ट ये लगता है ना, जब ये होता है कि ये प्लेयर्स इनसिक्योर हैं अपनी जगह के लिए, ये प्लेयर्स कैसे इनसिक्योर होते हैं अपनी जगह के लिए जबकि ये प्लेयर्स लगातार पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में बुढ़े हो गए, तो फिर किस बात की इनसिक्योरिटी? देखिए इसमें एक तो, बल्कि शायद ने कल जो परसों बात की थी, एक फाइनेंशियल साइड शायद वो देखते हैं इसमें, वो तो आपने ऑफर कर दिया था, लेकिन जब रमीज के दौर में था तो हमने एक पॉलिसी ये बनाई थी, आई डोंट नो इस पे हुआ था कि नहीं बाद में, कि जो लड़का रोटेशन पे बाहर बैठेगा उसको मैच फी पूरी मिलेगी उसको।
जितने भी उसके इंसेंटिव्स हैं वो पूरे मिलेंगे, अनलेस कि वो इंजर्ड है या मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम रोटेशन पे करते हैं तो उसको वो पैसे दिए जाएंगे। पर्सनली आई एम नॉट, मतलब मैं इस चीज़ के वो फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। पर्सनल इन चीज़ों के ऊपर परफॉर्मेंस बेस जो आपके इवन जो है ना रन्स के ऊपर, सेंचुरीज के ऊपर कुछ बोनसेस, आई डोंट नो अभी वो हैं कि नहीं, पहले ये भी होते थे। पर्सनली आई डोंट सी के उनकी कोई सेंचुरी के ऊपर बोनस, हाँ तो मैच आप हार रहे हैं और उसमें सेंचुरी की और आपको उस पर मिल रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर एक कप्तानी का एक अलाउंस भी सोचा गया था उन दिनों, आई डोंट नो वो अप्लाई हुआ था कि नहीं हुआ था, विच वाज आल्सो मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि आप फिर वो दौड़ पड़ जाएगी ना। रमीज साहब के दौर में हुआ था, उस दौर में ये बात, उस दौर में जब वो खेलते थे, उस दौर में भी कोई एक स्लैब बना था कि यहाँ पर जीतेंगे तो खिलाड़ियों को इतने पैसे तकसीम होंगे, यहाँ पर जीतेंगे तो वो जब इस तरह का नहीं मेरे नॉलेज में, ये दो चीज़ें तो मेरे नॉलेज में थी कि नहीं जब वो खेला करते थे, जब वो खेला करते थे ना उन दिनों में भी इस किस्म की एक तकसीम हुई थी कि ये जो सीनियर्स हैं वो एक बना था एक फॉर्मूला। नहीं उसमें तो ये होता था मैच फी के हिसाब से होते थे, उसके तो सीनियर्स को ज्यादा मिलेंगे और मतलब एक मैच के अगर मुझे मतलब आई रिमेंबर कि अगर 25,000 रुपये मिलते थे तो शायद वो किसी सीनियर प्लेयर को वो 2-2.5 लाख या मतलब इतना फ़र्क आ जाता। तो वो पर मैचेस कितने मैचेस खेला हुआ है, स्लैब्स, वो भी मतलब अजीब सा ही वो था। मतलब हाँ जी, उन्होंने कहा जी अगर हमें तो बड़ा अजीब सा वो लगता था, अभी हमें 25,000 मिल रहे हैं तो देखते हैं हम 5 लाख मिल रहे हैं उसी मैच के, एक ही मैच के, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं थे ये वो ना। लेकिन अब ये है कि देखें क्रिकेट में वैसे आप फाइनेंशियल साइड देखते हैं तो बहुत पैसे वैसे ही आ गए हैं अब ना। तो अब ये अगर आपने ये 2-4 लाख 5 लाख के पीछे भी आपने इन सिक्योरिटीज़ में जाना है तो या आपने वो कर भी रहे हैं तो आई थिंक इट्स रॉन्ग ट्रेंड आपने सेट करना। आई थिंक इस एक प्रिंसिपल की बात है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, हमारी क्रिकेट को हमने आगे कैसे लेके जाना है, तो ये चीज़ें तो हमें फिर साइड पे रखनी होंगी, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो आता है इशू वो आता है रैंकिंग्स। ठीक, हम जब तक इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलेंगे कि हमारी जो पर्सनल रैंकिंग आईसीसी की वो मैटर करेंगी, ये सबसे बड़ा हर्डल ये है। इसमें कोई पैसा ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है कि आप मैचेस नहीं खेलेंगे, दूसरे लड़के खेलेंगे। क्योंकि ये बात मेरे सामने एक मतलब जब एक मीटिंग हो रही थी तो हमने मतलब सकलाइन ने आइडिया एक थ्रो किया था कि 70-30 का एक फार्मूला उसने बनाया था कि 70% हमारे मेन प्लेयर्स खेलेंगे, 30% चांसेस हम अपकमिंग लड़कों को देंगे, तो वो मिक्स एंड मैच करते रहेंगे। पूरा एक उसमें एक वो उसका वर्कआउट उसने किया हुआ था। तो उसका जो पहला क्वेश्चन ही आया था तो हमारी रैंकिंग का क्या होगा, हमारी पर्सनल रैंकिंग्स का क्या होगा। तो मैं उसी टाइम उठ गया था वहाँ से, मैंने कहा दैट्स अ माइंड सेट वी हैव। तो एक तो ये कि उस जब ये पॉलिसी बन रही थी शायद उसमें किसी प्लेयर को होना नहीं चाहिए था, मेरा पॉइंट ये था कि पॉलिसी ये पॉलिसी डिसीजन था, ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें किसी प्लेयर का या टीम के बंदे का होना जरूरी था ही नहीं, ना उनसे पूछा जाना चाहिए था। ये गलत ट्रेंड हमने खुद सेट की है। सेंट्रल जो चीज खुद डिसाइड करनी है वो तो खुद ही डिसाइड करनी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट मतलब मैंने बना के दे दी और उसके बाद मैंने देखा इसमें 1-2 लड़के हैं, मैंने कहा ये कहाँ से आ गए, वो रिक्वेस्ट आई थी टीम की तरफ से तो मतलब वो हमने कर दी हैं। तो मैं आई वाज सरप्राइज, ऑब्वियसली आई वाज नॉट द फाइनल अथॉरिटी, है ना। चलें वापस क्रिकेट की तरफ अगर हम आते हैं, जो भी आप बात कर रहे थे इनसिक्योरिटीज़ की या वो जैसे खेल रहे हैं। इंग्लैंड के ओपनर्स कौन है जी? फिल सॉल्ट है और साथ में जो बटलर। पहली बॉल पे दोनों छक्का मार लें, उनको मिलेगी तो हाँ जी बिल्कुल मारेंगे। 3 नंबर कौन आता है? वो आ जाता है कभी नंबर आप जैक्सन, वो चेंज होते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। लेकिन वो जितने भी आते जाएंगे इनको आप कहेंगे ना कि यार इसको पहली बॉल मिलेगी ये मारेगा छक्का, मार लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को देखें मार लेंगे, इंडिया को भी देखें मार लेंगे। एक आध पे आप डाउट करेंगे, बाकी आप कहेंगे ये मार लेंगे। अब ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करें, दैट्स द डिफरेंस कि हम क्रिकेट हमारे पीछे क्यों है कि हम वही डीप ले जाने की जो बात कर रहे हैं। देखिए मैंने एक फार्मूला एक बनाया था जब T20 की सिलेक्शन थी कि ऑब्वियसली एक तो होते हैं आपके एंकर रोल वाले बैट्समैन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिटर्स के बाद आते हैं आपके पावर हिटर। जो मैंने इसको थोड़ा सा वो बनाया था, ब्रैकेट्स लगाई हुई थी कि जो आपके एंकर्स हैं वो 20 बॉलों के बाद अपनी विल के ऊपर बाउंड्री मारेंगे या छक्का मारेंगे। और एक टीम में कितने एंकर होने चाहिए? आ रहा हूँ मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हिटर्स की कैटेगरी आती है उनको 10-12 बॉलें चाहिए, उसके बाद वो अपनी विल से छक्का या हिट मार लेंगे वो। और उसके बाद जो पावर हिटर है उनको पहली बॉल मिलेगी, ठीक है, तो वो पहली बॉल से वो मारेंगे। तो देखिए एंकर उन दोनों में जो मेरी एक थ्योरी थी कि जो जैसे क्रिकेट हम खेल रहे थे कि 2 बहुत हैं आपके पास और हमारे तो वैसे भी टॉप ऑफ द ऑर्डर वो दोनों आ जाते थे, तो इसलिए नीचे हमें थोड़ी सी फायर पावर बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो एक जैसे बैट्समैन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी टीमों को अगर आप देखते हैं तो उनमें आपको एक आध कोई नज़र आएगा, आप एक भी नज़र नहीं आएगा कई दफ़ा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब जो सुहेल बात कर रहे हैं तो डिफरेंस इज द स्किल, ठीक है। अगर आप कहें जी कि अब मतलब रिजवान फिल सॉल्ट की तरह खेलना शुरू कर दे,
या बाबर एकदम से वो खेलना शुरू कर दे बटलर की तरह, नहीं कर सकते वो। तो यहाँ हमने स्किल लेवल बढ़ाना होगा, ठीक है, कि इनको भी बोलें ये डिमांड है हमारी, आप इस तरीके से खेलें, या फिर जो और बैट्समैन हैं उनको आप प्रमोट करें इस तरीके से कि आपकी जो रैंकिंग खराब ना हो। हाँ ये बात दूसरी तरफ आप ले जाते हैं, लेकिन आगे क्रिकेट ये आपके सामने है ना। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही फ़र्क है ना उनकी टीमों में हमारी टीमों में, यही फ़र्क आ रहा है। मगर वसीम, मैं यहाँ पे हमारी टीम में कितने हैं, फखर को मैं बोलूँगा कि पहली बॉल भी उसको मिलती है वो मार के दिखाता है, क्योंकि दिस वाज नॉट द सिनेरियो राइट नाउ। मतलब अगर हम करंटली इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, मैं सुहेल आपकी तरफ आऊंगी, इस वक्त तो हमने डिमांड ही नहीं की थी स्ट्राइक रेट अच्छे करने की। ये तो नेचुरल गेम था कि पाकिस्तान अपनी तरह खेलो, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है खेलें वैसे, डीप लेकर जाना है डीप लेकर जाए, बट फिनिश द गेम, क्रॉस द लाइन, उसी तरह खेलना है। नहीं खेलें 150 स्ट्राइक रेट, 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल लें, 100 के स्ट्राइक रेट पे रन बॉल खेल लें। रन बॉल, हम रन बॉल पे तो फंस गए। अब इस टूर्नामेंट को तो मेरे ख्याल में हमें वो वाइप आउट ही कर देना चाहिए। कैसे इसका तो मुझे मतलब बात ही है ना, आप जो बात बिल्कुल सही कर रही हैं कि 120 रन 120 बॉल्स T20 क्रिकेट में, और आप इस सिचुएशन में चले जाएं कि आपके आउट भी 4 हों और आपको एंड पे 3 ओवरों में 32 रन चाहिए हों, तो फिर उसकी तो कोई ना, हम यहाँ बैठ के कोई लॉजिक एज एक्सपर्ट लॉजिक दे सकते हैं, इस ना कोई जस्टिफिकेशन है इसकी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको वाइप आउट ही कर दें। मतलब इस पर कुछ कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। आई डोंट नो कि इसको हम क्या नाम दें। मतलब कोई स्ट्राइक रेट डिबेट ही नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था ना। रन बॉल था, आपको सिर्फ क्या करना था, प्लान अच्छा करना था। और वो भी आपने पहले 12-13 ओवर तक यू वर ओके, मतलब 36 बॉलों पे 40 रन 8 विकेटें। तो उस सिचुएशन से अगर आप मैच हार जाते हैं तो उसमें फिर आप स्किल्स का, उसमें माइंड सेट ही आएगा ना। स्किल्स का तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने बुरे हमारे प्लेयर तो नहीं है कि रन बॉल भी ना कर सकें। वो तो अगर हम चेज कर रहे होते हैं ना लास्ट 6 ओवरों में 70-80, तो मैं कहता यार कि हमारे पास उस तरह की फायर पावर नहीं है, विच इज़ ट्रू। बट अगर 36 बॉलों पे 40 रन आप देखें और पाकिस्तान टीम की एंड रिजवान इज बैटिंग, तो आप यू टेक इट एवरी डे। आप कहेंगे पाकिस्तान 100 में से 100 दफ़ा जीतेगा। तो उस मैच की तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं, ना मैं दे सकता हूँ ना कोई और एक्सपर्ट दे सकता है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह हम बाकी टीम्स को, वसीम भाई ने बात की इंग्लैंड की करें या आप यू नेम इट, अब तो जिस कंट्री की भी आप इवन यूएसए को देख लें, कल उनका इंटेंट आप देख लें, पहले 6 ओवरों में साउथ अफ्रीका भी अब आप देखें, साउथ अफ्रीका तो बड़ी टीम है ना। यूएसए को आप देखें कि पावर प्ले में उनके 53 for 2 थे, ठीक है, एक छोटी टीम है, पहली दफ़ा सुपर 8 में गई, वर्ल्ड कप पहली दफ़ा खेल रही है। तो मूविंग फॉरवर्ड तो क्रिकेट का ब्रांड T20 की यही है। अब हमने डिसाइड ये करना है कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि या तो आप इन्हीं प्लेयर को बोलें कि जी अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, इफ़ नॉट तो फिर ब्रिंग न्यू प्लेयर्स इन, क्योंकि वर्ल्ड ने तो आपके लिए रुकना नहीं ना। दुनिया वापसी की तरफ आएगी कि वापस वही पुराने वाली क्रिकेट 140 150 वाली क्रिकेट अब नहीं होनी। ये तो न्यूयॉर्क में जो मैचेस हुए उन्हीं की आप एक स्पेसिफिक कह सकते हैं, एक वेन्यू था जहाँ पे 120 130 वाले मैच हुए ना। अब कल 2 मैच हुए, आप देख लें कौन से हुए, 180 और दूसरी टीम ने 18 ओवर में कर दिया, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड तो क्रिकेट यही होनी है। अब आपने सोचना ये है कि या तो आपने उस दुनिया जो बाकी जिधर जा रही है वहाँ पहुँचना है, तो ज़ाहिर है फिर आपने अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करना होगा, आपने सारा सिस्टम चेंज करना होगा। अब ये डिसीजन सबसे पहले तो जो रेलिवेंट लोग हैं ना उन्होंने करना है कि वेदर दे वांट टू डू इट और नॉट। इफ दे वांट टू डू इट तो फिर ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेट बाबर आउट और रिजवान आउट, बट यू कैन टेल देम कि यार अब दुनिया इस तरफ जा रही है तो हमने भी उसी तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी गेम्स को ऊपर लेके जाना है। एंड देन इफ नॉट तो फिर आप ब्रिंग न्यू पीपल इन, ठीक है। वरना तो हम जैसे अभी पीछे हैं हम पीछे ही रहेंगे, फिर देयर इज नो चांस। बिल्कुल इन T20 क्रिकेट तो हमें फिर इस तरीके से, तो अब आप वो जो स्कॉटलैंड की आपने बात की, आप उनकी बैटिंग इंटेंट देख लें, उनकी हमसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। एग्जैक्टली, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम रिजवान एंड बाबर, दे आर एक्सेप्शनल। लव बाबर, मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रांड है क्रिकेट में, बट आपने बाकी दुनिया को कंप्लीट भी करना है। भी कहा था ही लव्स बाबर। नहीं, वी ऑल लव बाबर। मतलब हमको यहाँ बैठ के को बाबर के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे होते, जो भी करता है,
फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट तो शायद कहीं ना कहीं हमें जाके, अब यस आई अंडरस्टैंड उसके भी जो रीज़न है वो बात वही जो उसने की कि यार मैं 120 वाले मैच में मैं आउट हो गया तो बाकी रन किसी ने नहीं करने। सो उसके एंड पे भी देखें तो आप बाकी लड़के भी तो उसको रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर रहे ना। हाँ। अगर उसको बाकी रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से कर रहे हो तो शायद वो भी फिल्ड सॉल्ट की तरह नहीं तो कम से कम उसकी तरह ट्राई कर सकता है खेलने की, कि पीछे अगर उसको पता हो यार कि बाकी लड़के दे आर इक्वली गुड इनफ कि वो स्कोर कर सकते हैं। सोहेल, ये स्टेटमेंट सुन के, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बड़ी डेजवू सी फीलिंग होती है। इतने साल हमने मिसबाह उल हक को खेलते हुए देखा है, मिसबाह हैड द सेम क्लेम कि मैं आउट हो जाता हूं तो टीम कुछ नहीं कर सकती, मैं तो इसकी वजह से ऐसे खेलता हूं। बट एट द अदर एंड हमें ये पता था कि द एबिलिटी ऑफ प्लेइंग फास्ट, वो एबिलिटी एक अलग किस्म की एबिलिटी होती है जो आप में होती है या नहीं होती। अगर आप में नहीं होती तो आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि जी अच्छा ये फॉर्मेट के लिए मैं होना चाहिए हूँ उस फॉर्मेट के, और ये वो प्लेयर नहीं डिसाइड करता, मैनेजमेंट डिसाइड करती है। देखिए फिर वो बात वही आ गई ना, डिसीजन तो मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं ना। मैनेजमेंट अगर डिसाइड करेगी, एक पैटर्न रखेगी। आप बात कर लें इंग्लैंड की, फिर मिसाल 2015 जाएं वापस, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर का, सारी टीमों से बहुत पीछे, बिल्कुल मिजरेबल परफॉर्मेंसेस, ठीक है। उसको लेके आए इयन मॉर्गन को बीच में, उसने अपना एक एजेंडा सामने रखा मैनेजमेंट के, अगर मुझे लाना चाह रहे दिस इज हाउ आई वांट टू गो। वो सारी मैनेजमेंट एक पेज पे आई, फिर उन्होंने वो मैसेज नीचे काउंटी क्रिकेट से भी नीचे क्लब क्रिकेट तक गया है। बिल्कुल। मेरे दोस्त वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर भी क्लब क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पे क्लब क्रिकेट में भी इसी ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, क्योंकि सिर्फ टॉप पे आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, चेंजिंग नीचे से आती है। जो नीचे से अपकमिंग लड़के होते हैं वो सीख के आते हैं तो आपको जो है ऊपर टैलेंट मिलता है। कमिंग बैक तो आप देखें कि 3-4 साल में किस तरह उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो अभी हमें ये लॉट सारी नज़र आई है, ये इयन मॉर्गन की बनाई हुई है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एज ए मैनेजमेंट डिसाइड करना होता है कि आपने जाना किस तरफ है। हमारे डिसीजन फिर वही बात, वो डिबेट उधर ही चली जाएगी। डिसीजन मेकर ही बैठते 4 महीने के लिए हैं, 4 महीने बाद डिसीजन मेकर चेंज हो जाता है। अब वो डिसीजन अगर कोई लेट्स सपोज वसीम भाई बैठे हैं, अभी एक डिसीजन लेते हैं, 4 महीने बाद यही कुर्सी पे नहीं है, नया बंदा आएगा, वो क्या पता किस माइंडसेट के साथ आए। सो पहले तो आपको यू नीड पीपल फॉर सर्टेन टाइम, फिर उनका माइंडसेट कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से वो क्रिकेट को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम खाली एक सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर रख के नहीं कह सकते कि जी हम बाबर को कहें कि तुम फिल सॉल्ट बन जाओ, या इफ्तिखार को बोलें कि वो पोलार्ड की तरह खेलना शुरू कर दे। मतलब नहीं, इट इज द कंप्लीट सिस्टम, बट इस सिस्टम को सही करने में टाइम लगेगा, बट उसके साथ साथ हमें शॉर्ट टर्म प्लान जरूर बनाने पड़ेंगे, बिकॉज क्रिकेट नहीं रुकेगी, क्रिकेट चलती रहेगी। आईसीसी का इवेंट तो हर साल ही आता रहेगा, सो हर साल हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वसीम मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि एक टाइम पे एक पॉलिसी आई थी कि नेशनल T20 सिर्फ वो लड़के खेलेंगे जो एक लेवल के स्ट्राइक रेट से ऊपर होंगे खेलने वाले। क्या वो पॉलिसी अभी तक अप्लाई होती है पाकिस्तान क्रिकेट में कि नहीं होती? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, और ये एक ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में नहीं जा पाया, और यहीं से एक सफ़र शुरू करने की बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट वापस उस समत में जा सकती है, उस ट्रैक पर वापस आ सकती है कि जब कभी हम 2026 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएँ तो हमें उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए जाएं, अगर वो T20 फॉर्मेट पे होती है तो हमें इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे सवेरा आपने कहा था, कुछ T20 जो नेशनल T20 है उसके लिए ख़ास कुछ एक पॉलिसी बनाई कि हम 150 के स्ट्राइक रेट को फोकस करना चाहते हैं। तो वसीम साहब, आपको लगता है वाकई कुछ इस किस्म की हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत है, और उसके लिए कौन सी जगह ऐसी होगी जहां से ये शुरू किया जा सकता है? और आपने सुना कभी कि नेशनल T20 के हवाले से कि इस किस्म की देखिए मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की पॉलिसी की इस तरह अप्लाई की गई हो, डिस्कशन हुई हो तो मुझे पता नहीं, मेरे बात शायद हुई इस तरह। देखें बात वही है ना कि अगर आप अब कहते हैं कि हमने स्ट्राइक रेट प्लेयरों के बेहतर करने हैं, पर उनको आपको कंडीशंस भी वो देनी होंगी, ठीक है ना। हमारा अक्सर तो पिचें हमारी समटाइम ऐसा होता है कि वो पिचें साजगार ही नहीं होती आपकी बैटिंग के लिए, तो हमें थोड़ा सा वो देखना होगा कि पूरा जैसे है ना कि सिर्फ कह देना जी कि हमने हिटें मारनी है, नहीं, वो प्रॉपर एक साइंस है हिट मारने की भी, स्ट्राइक रेट बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलने की भी, चाहे वो सिलेक्शन के अंदर है, कोचिंग में वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद
जो कंडीशंस हम उनको दे रहे हैं वो किस तरह की हैं। तो ये पूरी एक साइंस है, तो इसको आपने ऑब्वियसली अप्लाई करना होगा और ये हो चुका है अप्लाई। ये कह देना जी कि ये नीचे ये इस पे नहीं हुआ काम, फर्स्ट क्लास में अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, आइडियली क्या है कि आप चाहते हैं ऊपर से काम स्टार्ट हो जाए नीचे आए। हमारा उल्टा हुआ था कि हमारा नीचे से लेके मतलब फर्स्ट क्लास तक अगर आप देखते हैं कि 4 डे के अंदर भी वो पॉइंट सिस्टम एक वो जो लगाया गया था उसके तहत देखा था 400 रन आपके बन रहे थे, 80 ओवरों में बन रहे थे, 5 की एवरेज से 4 डे खेल रहे थे। वनडे में हमने देखा 450 के मैचेस आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन फिर वही आता था कि जब वो ऊपर मैचेस देखते थे ना तो फिर वो मेरे से भी सवाल करते थे, हाँ जी ऊपर देख लें क्या हो रहा है, तो आप हमें किस लिए तैयार कर रहे हैं। तो हालांकि अदर वे राउंड ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, कि एक मैसेज जो नीचे गया है तो उसके लिए क्या है कि ऑन बोर्ड होना सारों का ज़रूरी है, ऑन बोर्ड हो के फिर उसको अप्लाई कराना भी ज़रूरी है। ये तो नहीं है कि जब आप ये कहते हैं सारों का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, यानी कि पाकिस्तान में ये काम नहीं होना। नहीं, ऑन बोर्ड देखिए, एक तो होता है ना ज़ुबानी कलामी तो हो जाते हैं ना सारे, ठीक है ना। अब जो भी पॉलिसी बनती है या पॉइंट सिस्टम बनता है उसके अंदर जो आपकी नेशनल टीम की मैनेजमेंट है ना उसका तो अमल दखल होता है, उनका एग्री होना तो ज़रूरी है ही है, और एग्री वो हुए भी थे, कोई बेंच मार्क भी रखे गए थे कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है, ये स्ट्राइक रेट इस तरह की एवरेज, वो सारे बेंच मार्क्स बने थे, एग्री उस पर हुए। लेकिन खुद जब नहीं करेंगे तो नीचे आपको कन्फ्यूजन हो रहेगी, और नीचे आपको बड़ी परफॉर्मेंस आपको लड़कों की नज़र आएगी जो कि 700 रन किए, 800 किए, किसी ने 900 किए, हाई स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने किए हैं। मतलब आप देखेंगे तो वो 80, 85, 90 के स्ट्राइक रेट से या 100 के स्ट्राइक रेट से आपको फर्स्ट क्लास खेलते हुए लड़के आपको वो नज़र आए हैं। तो यही चीज़ अभी आप हाफिज़ साहब कहते हैं अगर T20 हो जाता है हमारा अगला जो चैम्पियन ट्रॉफी, लेकिन अगर 50 ओवर्स की भी होती है ना, 50 ओवर्स में भी हमारे यही इश्यूज़ हैं। हम नीचे क्यों हैं, यही इसी की वजह से कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं 90s वाली, 90s वाली क्रिकेट हम अभी भी खेल रहे हैं। उसके अंदर ऑन अ गुड डे हम 300 साढ़े 300 कर लेंगे, अदरवाइज बाकी टीमों देखते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस बनती जा रही है। तो जब 50 ओवर्स की बात आएगी तो ये और ज़्यादा मसाइल आपके बढ़ जाएंगे। तो इस पे अभी से आपको सोचना होगा कि हमने ये ब्रांड चेंज कैसे करना है। कोशिश की थी, मैं बार बार उसकी एग्जांपल देती हूँ, कोशिश की थी ब्रांड चेंज करने की। ब्रैडबर्न का मुझे अभी भी वो स्टेटमेंट याद है, एंड इट वाज ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन मीडिया कि हम पाकिस्तान वे से खेलेंगे, और श्रीलंका के अगेंस्ट हमने टेस्ट क्रिकेट में तेज खेला और अच्छी परफॉर्मेंस भी दी साथ साथ। ऐसा नहीं है कि तेज खेलते खेलते हम आउट होते चले गए और हमारी विकेटें गिरती चली गई। और ख़ास तौर पे ब्रैडबर्न की स्टेटमेंट में ये बात थी कि जो इस माइंडसेट से नहीं चलेगा वो टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, बट इवेंचुअली ब्रैडबर्न टीम का हिस्सा नहीं रहे। That actually answer your question. अब इसमें ना ब्रैडबर्न जब कोच थे ना तो वो उनकी एक ड्रिल थी, कोई सॉर्ट ऑफ अ गेम एक आते थे, तो उसमें अंदर ना डॉट बॉल नहीं खेलें तो आप उसमें आउट हो जाते हैं। ओके, ठीक है ना। आई थिंक 21 जिस तरह के नाम से वो एक गेम है। तो उन्होंने वो कराई। अब उसके अंदर ये है कि आपने हर बॉल पे रन लेना ही लेना है, 2 डॉट बॉलें खेलेंगे या तीसरी पे आप बाहर हो जाते हैं। डॉट वुड बी कंसीडर्ड आउट। हाँ, तो मतलब वो आपके पास था 2 से तीसरी डॉट बॉल खेलेंगे आप आउट हो जाते हैं। वो हंगामा खड़ा हो गया था टीम के अंदर, ये कौन सी गेम है, हम नहीं खेलते, पूरी टीम आउट हो जाए, ठीक है ना। फिर वहाँ पे फिर वही लेक्चर देने शुरू हो गए थे, कोचों को कुछ पता नहीं है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, ये गलत हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ये कल्चर हमें चेंज करना होगा भाई कि नहीं व्हाट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट किसी इंडिविजुअल को सूट करती है या नहीं करती है, दैट्स हिज हेडेक। जो टीम के लिए अच्छा है आपने वो अडेप्ट करना है, टीम आपके लिए अडेप्ट चीज़ें नहीं करेंगी। और इसमें वही 2-3 कैरेक्टर्स नाम थे जो आगे आते हैं। तो जो आगे आपकी 50 ओवर्स की आएगी उसके अंदर ये इश्यूज आपको आ सकते हैं, इसलिए उन कैरेक्टर्स की वजह से जो भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत दफ़ा ये फ्रेज यूज़ किया है कि ये कल्चर हमें चेंज करना होगा। ये हमें कौन है, ये कौन चेंज करेंगे, क्योंकि ये कल्चर तो चेंज नहीं हो पा रहा। जो चेंज करने की कोशिश करता है वो चेंज हो जाता है। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देख ली। हमें अभी मोहम्मद हफीज़ भी जो है वो अलग अलग चैनल्स पे यही बात चीखते हुए दिख रहे हैं, कल्चर चेंज करना है, ये चीज़ चेंज करनी है, ये माइंडसेट चेंज करना है, बट कोई जिम्मेदारी तो ले ही नहीं रहा चेंज करने की। कौन है वो जो चेंज करेगा? Do you really want me to answer it? Exactly, yes. आप जैसे देखिए मैं होता तो कर देता एक्चुअली। देखिए वो जो हम बात कर रहे हैं ना, आप भी चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्ट हो गया हूँ मैं 4 महीने। देखिए चीज़ें चेंज होनी है टॉप से जी, टॉप से चेंज होना शुरू होगा तो नीचे तक आएगा। और बात फिर वही आ रही है जो हम बार बार किए जा रहे हैं कि आप किसी को इतना एम्पावर मत करें कि बाकी किसी कोई टिके ही ना। आपकी पॉलिसीज़ तभी टिकेंगी जब हर बंदा अपनी कुर्सी पे पावरफुल हो। जो पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसी बनाए तो वो इतना
पावरफुल होना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करवा सके। अब वो आपने ब्रैडबर्न की एग्जांपल दी, एक चीज़ उन्होंने शुरू की बट वो पावर कॉरिडोर से उनको हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जिसने हटाया ना उसकी गलती है, जिन्होंने हटवाया उनकी नहीं। जिन्होंने हटवाया उनको आपने इतनी पावर दी हुई है, इतनी करज दी हुई है कि आपने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। उनको पता है कि हम तो अब बाईपास करके सीधे पावर जो जहाँ पे सारी पावर है वहाँ जाएंगे, वहाँ से चीज़ें चेंज करवा लेंगे। तो सारा प्रॉब्लम ही यही है जो मैं पहले दिन से यही बोल रहा हूँ कि जब तक हर बंदा अपनी डोमेन के अंदर रह के काम नहीं करेगा आपकी चीज़ें ठीक नहीं होनी। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होना, प्लेयर आपके यही रहने हैं, कोई नई लॉट नहीं आ जानी आपके। मतलब ये प्लेयर वो हैं जिनके अभी कैरियर हैं, आपने इनको ऑन बोर्ड लेके तो एक पॉलिसी बनानी है और फिर उस पॉलिसी को यू फोर्स टू इम्प्लीमेंट इट। ऐसा नहीं होता कि फिर वो जी मुझे तो वो एज ए इंडिविजुअल पॉलिसी सूट नहीं कर रही या पसंद नहीं आ रही तो मैं वो बाईपास करके तो टॉप पे जाऊं और वहाँ से सारी चीज़ें चेंज करवा लूँ। तो फिर अगर यही होता रहा तो फिर आप जितनी मर्जी डिबेट करती रहें, जितनी मर्जी चेहरे चेंज कर लें। वो आगे उस दिन हमने दिखाए थे 19 सेलेक्टर है मेरे ख्याल में कि 23 सेलेक्टर 19 कोचेज़, आप 150 भी चेंज कर लेंगे चीज़ें चेंज नहीं होनी। तो क्या वो क्लॉजेस नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, इतना बड़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इतने सारे पेजेस हैं, क्या उसमें कहीं ये क्लॉज नहीं है कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये एम्प्लॉयड प्लेयर्स हैं इन्होंने फॉलो करनी है? तो जिसे फॉलो करवानी है वही जब लाडलापन दिखाएगा तो फिर बात खत्म हो जाती है ना। फिर बात खत्म हो जाती है। आपने देखें चेयरमैन एक्सट्रीम पावर उसी के पास है हर चीज़, ठीक है, वहीं से साइनिंग अथॉरिटी वही है ना चेयरमैन साहब में। हालांकि होनी नहीं चाहिए लेकिन है। हाँ हालांकि होनी एग्जैक्टली हर चीज़। जब उन्होंने मुझे एक कुर्सी पे बिठा दिया ना, वो XYZ कोई भी होता है, कोई भी है, तो फिर वो फाइनल से मेरी होनी चाहिए, उससे के रिजल्ट्स के ऊपर मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ भाई चेयरमैन साहब मुझे बुलाएं, हाँ भाई आपके पास ये अथॉरिटी थी, आपने ये डिसीजन किए, ये उसका रिजल्ट है, अब आप मुझे बताएं। बट अगर मैं कुछ पॉलिसी बनाऊं, कुछ भी हो, फाइनल अथॉरिटी उनके पास है कि वो उसको काटा भी मार सकते हैं और कहें कि ठीक है, तो फिर मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा तो नहीं हुआ। आप जिस बंदे को बिठाएं उसको फुल अथॉरिटी दें, पावर स्प्रेड कर दें, फुल अथॉरिटी दें। इवन खुद एज ए चेयरमैन भी आप उसको काटा ना मारें जी, फिर उसको अकाउंटेबल बनाएं। फिर उस अकाउंटेबिलिटी का मज़ा भी आता है जब मेरे पास फुल पावर होगी ना, तो फिर मेरे पास वो जो एक्सक्यूजेस हम ढूंढते हैं ना वो भी नहीं रहेंगे। जब सारा कुछ मेरे डिसीजन मेकिंग मेरी है तो मैं किसी को ब्लेम कैसे कर सकूंगा? तो प्रॉब्लम सारा यही है कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो एम्पावर कर देते हैं, लोग जो लेके आते हैं उनको पावर देते हुए हम डरते हैं। आई डोंट नो, तो जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने काम करना है डरते नहीं है। देखिए उसमें मतलब बात फिर वो नीतियों की आ जाती है। आप देखिए पूरा सिस्टम ही अगर आपने बेहतर करना है ना, नीचे अगर आप देख लेते हैं, मतलब फिर चले मैं 2-3 और लोग भी हैं जिनकी ना मैं वन ऑफ दोज ऑल्सो, चले मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ। आपको सिस्टम के अंदर क्यों नज़र नहीं आएंगे कि जो लोग मेरिट पे काम करना चाहेंगे, जो सुहेल बात कर रहा है कि वो किसी की जब नहीं सुनेंगे, अब सुनने की एरोगेंस की मैं बात नहीं कर रहा कि मुझे सारा आता है उनको नहीं आता, जो किसी की गलत बात नहीं सुनेंगे, आप मेरिट पे काम करेंगे उसको सिस्टम से ही निकाल दिया जाता है। ठीक है, जितनी मर्जी आपकी वो सर्विसेज हों, आपकी अचीवमेंट्स हों, एकदम से जैसा मक्खन में से बाल निकाल के ना साइड पे कर दिया जाता है कि ऐसी तो सुननी को नहीं है। तो नीचे हमने वोटें भी लेनी होती हैं, हमने क्लबों की सियासत भी करनी होती है, उसके बाद ऊपर गवर्निंग बोर्ड की सियासत भी करनी होती है। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम है, तो फिर आप लोग ही ऐसे लगाते हैं तो जो जिनसे आप जो काम करवाना चाहें वो आप करवाएंगे उनसे। तो इसके अंदर फिर जो हम ये बातें कर रहे हैं, मतलब तसव्वुराती दुनिया की, ख्यालाती दुनिया की हम बातें कर रहे हैं कि हम बंदे ही वो लगाएंगे कि हमें पता है कि यार इसको तो हम चला लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसको नहीं लगाएंगे भाई, नहीं ये सुनेगा नहीं किसी की, इसको साइड पे करो। सिस्टम का बंदा, ये हमें सिस्टम के बंदे चाहिए। तो फिर हम पुराने अपने वो कोई 90s का या 80s 70s का हम वो पुराने 2-4 चेहरे हम उनको लेके आ जाएंगे, ठीक है जी आ गए हैं, वो साइन कर देंगे हमारी, हम जो कहेंगे। तो फिर हमारा सिस्टम कहाँ बेहतर होगा? तो हर जगह पे आपको ये प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। जब ये नीचे कल्चर चेंज होगा, ऊपर भी चेंज हो जाएगा उसके साथ। लेकिन ये जो बात सुहेल कर रहा है एक्सट्रीम के, जो जिसके पास जो पावर है, ठीक है ना, चेयरमैन किसी के पास सिलेक्शन में मुदाखलत का इख्तियार होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए और ना किसी को सुननी चाहिए।
वैसे बट इन सारी बातों से तो ऐसा लगता है कि कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब हम क्या 2026 में भी बैठ के मेरा ख्याल से यही रीरन कर देंगे सारे शोज, बिकॉज एक ही बात हो रही होगी, वही चीज़ फिर से हो रही होगी। हम इस डेजोवू में घूमे जा रहे हैं मुसलसल। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद भी हम यही बातें कर रहे थे, पावर कॉरिडोर्स, प्लेयर पावर, कौन किस तरह। सो ये तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और ऐसा लग रहा है कि एक रिंग में हैमस्टर भागे जा रहा है। कोई प्लेयर पावर नहीं है, ना कोई ग्रुपिंग है, ना कुछ है टीम के अंदर। जब आपके बंदे ऊपर वीक है ना, तो फिर आपको उन चीज़ों पे आप डाल लेते हैं। कोई ग्रुपिंग शुपिंग नहीं है टीम के अंदर, कोई पावर किसी के पास नहीं है। आप पावरलेस खुद है ना। जब आपकी टीम मैनेजमेंट या कोच के पास इख्तियार नहीं है, या वो इख्तियार है तो उसको वो यूज़ नहीं कर रहा, वो उसकी कमज़ोरी है। आप दोनों को ब्लेम ना करें। प्लेयर पावर वो दिखाएं, वो जो जैसे मैं 90s के प्लेयर्स को कहती हूँ जो कि सारे 11 के 11 मैच विनर थे, तो वो दिखाएं तो अच्छी भी लगती है। आपका ना कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट था, टीम का कौन कोच था मुझे याद, आप मुझे बताएं 94 में कोच कौन था पाकिस्तान का? मुदस्सिर नज़र साहब। 97 में कौन था? आप गैस करेंगे। और अभी आपको ना याद होंगे फील्डिंग कोच कौन था जी, हमारा परफॉर्मेंस कोच कौन था, बैटिंग कोच कौन था, बॉलिंग, ये तो आप चीजें सारी आई हैं ना। उस दौर में तो था कि कप्तान वाकई में कप्तान होता था, क्योंकि उसके दौर की बंदा ही कोई नहीं। अब तो आपके पास 18 बंदे हैं, वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। अभी कौन से आपने बात की 2023 की जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, आपका फील्डिंग कोच है, वो कहता है जी ये प्लेयर पॉइंट के ऊपर इसको फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, इज द वीकेस्ट फील्डर देयर, इसने कैचेस छोड़े हैं, ये मैच हरवाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, कप्तान साहब अंदर जाते हैं, वही बंदा पॉइंट पे खड़ा होता है, वो कैच छोड़ता है, आप मैच हारते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका जो बैटिंग कोच है, हेड कोच है, वो मैसेज भेजता है जी कि तेज खेलना है हमने, कि हमें रन रेट बेहतर करना है बांग्लादेश वाला मैच के अंदर। ठीक है ना, वो प्लेयर आउट हो गया आता है जी, तो वो आगे बल्ले फेंकना शुरू कर देते हैं कि मुझे जरूरत किसी को मुझे मैसेज भेजने की, और फिर एक बंदा उठ के कहता है कि तुम्हें किसने कहा था सुनो कोचेस की। तो ये तो हमारा कल्चर है यहाँ पे। तो वहाँ कोचों का नहीं, अब रेडवन की बात करी, उसके सामने हुई ना ये चीजें। बिल्कुल, अगर वो चीजें ऐसे लीक करा के वो बाहर निकलवा सकता है तो ही शुड हैव स्टूड अप देयर, यू नो, कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा इस ड्रेसिंग रूम के अंदर, चाहे कोई कैप्टन है, चाहे कोई सीनियर प्लेयर है, हमने ये चीजें नहीं होने देनी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कोचेस भी जितने रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, हाँ उन्होंने लिख के कोई रिपोर्ट दी हो जी, विच आई एम श्योर उन्होंने दी होगी, उसके अंदर चीजें लिखी होंगी, और नहीं वो जिनको लिख कर दी थी वो भी हट गए ना फिर। मतलब आप ये प्रोसेस देखें, वो देखें, आपकी रिपोर्ट्स तो पढ़ी हुई है ना, जो भी आए उसको पढ़नी चाहिए ना। ये तो नहीं ना एक बंदा जाफर साहब आप बड़े अच्छे मुझे लगते हैं, आप आए जरा, आप सारा कुछ संभाल लें, ऐसे नहीं चलता। आप उठाएं भी, डेटा उठाएं सारा। हम डेटा की बात करते हैं टीम के ऊपर, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डेटा की अप्लाई होता है, जो डेटा फाइलों का डेटा है। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लें। डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये इतनी ज़्यादा हम इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट के रीहैब की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो मेंटल ब्लॉकेज है, ये जो यहाँ पर रुक जाती हैं चीज़ें, इसका भी कोई फिजिकल फिटनेस से ताल्लुक है? मेरा ख्याल है ये तो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं लोगों के, कि वो कितने फ्लेक्सिबल हैं और कितने ओपन हैं टू न्यू आइडियाज़ एंड टू न्यू टेक्नोलॉजी। जिस तरह मैं पहले दिन से आपके प्रोग्राम में बात बार बार कर रहा हूँ कि फ्रॉम द मेडिकल स्टैंड पॉइंट ये जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिटेशन है, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है, पीसीबी के चेयरमैन को भी और पीसीबी को भी। उसकी वजह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपने पीसीबी के अंदर ट्रीट होना है अगर आपको कोई फिजिकल या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। और अनफॉर्चुनेटली पीसीबी के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं जो आपको ठीक कर सके। तो क्या आप इंजर्ड ही खेलते रहेंगे? क्या आप उसी लेगेसी को अपनी आगे चलाते रहेंगे? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की एडिशन की जाए कि जी जहाँ पे भी आपको ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जहाँ पे भी आपको कोई मेडिकल एक्सपर्ट अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, आप वहाँ पे अपने प्लेयर्स को भेजें ताकि उनकी बेहतर तौर पे पहले स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन की असेसमेंट हो सके, और अगर किसी की कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी इंजरी की मैनेजमेंट हो सके। मैंने आपको एग्जांपल दी आजम खान की, मैंने आपको एग्जांपल दी, काफ़ी लोग पहले भी अप्रोच कर चुके हैं कि वो बेचारे ये कहते हैं कि जी हम पीसीबी के से बाहर इलाज करवा ही नहीं सकते, हम आपके पास आ ही नहीं सकते। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो ये इसी तरह ही चीज़ चलती रहेगी। दूसरी बात जिस तरह वसीम भाई ने कही वो यही बात है कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है
वो 90s की एक थियोलॉजी या ईथोस लेके चल रहा है इन 20 आप कह लें 2024। तो ऑब्वियसली आप जब कोई नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे नहीं और किसी नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे कम्पीट करेंगे बाकी नेशंस के साथ, जो सब नेशंस इस वक्त अपनी मुल्कों के अंदर, रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर, उन्होंने 30-40 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स लगाई हुई हैं जहाँ पे हर किस्म की टेस्टिंग हो रही है, जहाँ पे हर किस्म की फिजिकल इंजरी प्रिवेंशन के लिए टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक रिटोरिक क्वेश्चन है जो मैं पीसीबी को करना चाहूँगा कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कैसे इन प्लेयर्स को ठीक करेंगे? आप कैसे ठीक करेंगे? डॉक्टर साहब, सुहेल साहब से इनकी राय लेते हैं। सुहेल साहब, ये जो एक शिक है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, चूँकि आप बरसों से ये करते रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई इस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए खिलाड़ी को एक आज़ादी के, अगर वो समझ रहा है कि फ़लाँ उसका जो मुआलिज है वो बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी सेहत का ख्याल रख सकता है, उसके पास जाना चाहिए? देखिए, पहले तो आइडियली कि आपके पास खुद इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि प्लेयर को कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आपके पास मतलब हम एक ठीक ठाक पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है हमारा, ऐसा नहीं है कि अब हम बैक इन डेज होता था कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो यू कैन से कि जी हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, बट सिंस PSL हैज स्टार्टेड आई थिंक वी हैव गुड इनफ मनी, तो हमें ऑब्वियसली इसको चीज़ को ICC के फाइनेंशियल मॉडल में हम चौथे नंबर पे आते हैं। हाँ, तो फिर तो आइडियली तो आपके पास अगर आप शिक वो रखते हैं जी कि जी यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, तो फिर आपके पास वो इनफ इक्विपमेंट होने चाहिए टू ट्रीट टू क्योर एवरी इंजरी के प्लेयर को बाहर कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जितने क्रिकेट बोर्ड हैं वो खुद लुक आफ्टर करते हैं उनको अपने प्लेयर्स को, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट दैट इज़ आइडियल सिनारियो। अगर वो नहीं है राइट नाउ, आप ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको अलाउ करना चाहिए। यस, आप अपना फिजियो साथ ऑब्वियसली अगर आपने लुक आफ्टर करनी है या यू वांट योर रिप्रेजेंटेटिव टू बी देयर, तो आप अपने फिजियो को अलाइन कर दें जहां भी वो प्लेयर जाना चाहता है। लेट्स सपोज आपने काफ़ी सुना होगा वो यूके जाके रिहेबिलिटेशन, स्पेशली नी के जितने भी हमारे प्लेयर्स को इश्यूज थे वो यूके जाके वहाँ पे करते थे। तो बजाय उसको रोकने के, क्योंकि आपके पास यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, अब बजाय रोकने के प्लेयर ने तो ज़ाहिर है प्लेयर का अगर 6 महीने साल ज़ाया होता है तो ये बहुत लंबा लॉस है उसके लिए। एक तो फाइनेंशियली, दूसरा उस 6 महीने में वो इतना पीछे चला जाएगा कि उसकी जगह कोई और 2-4 लड़के आ जाएंगे। तो आपको चाहिए कि फिर आप अपना जो बंदा है वो साथ बेशक अलाइन कर दें, लेकिन प्लेयर को क्योर जहाँ से बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी मौजूद है वहाँ से कराना चाहिए, या इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। देयर इज़ नो हार्म, दुनिया भर में ये प्रैक्टिस होती है, बट अगेन पहले तो आपके पास खुद ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। एक बड़ा बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कोई छोटा बोर्ड नहीं है। इन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, बट ये कंप्लेन भी हुई कि प्लेयर्स फॉलो भी नहीं करते। उनको एक मेडिकल रिट्रीट भी अगर बताई जाती है तो वो भी फॉलो नहीं करते। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन विद अस। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली ऑल अराउंड पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन जो है वो रेगुलरिटी में हुई रही है, बट मुकाबला आज है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। आमने सामने होंगी एक दूसरे के। बारबाडोस में मुकाबला होना है, केनिंगस्टन में। क्या एक्सपेक्ट किया जाए, बिकॉज अफगानिस्तान इज़ पुटिंग अप दैट चैलेंज और मुसलसल वो चैलेंज दिखा रही है, बट इंडिया बाय फार सीम्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर टीम। दो के येस, अगर हम अभी सुपर 8 से पहले के मुकाबले देखें तो चैलेंज आया, USA तक ने चैलेंज दिया इंडिया को, बट फिर भी दे सीम टू बी सॉर्टेड। देखिए, ऑब्वियसली अगर हम एक्सपीरियंस की इन चीज़ों की बात करते हैं या क्वालिटी प्लेयर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया की टीम आपको बेहतर नज़र आती है। और एक जो प्लस पॉइंट उनके पास है, ऑब्वियसली अफगानिस्तान के जितने भी बॉलर्स हैं स्पेशली जिनके ऊपर वो रिलाई करते हैं, वो IPL बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। और अगर हम देखते हैं उनके प्लेयर्स के अगर मिडिल ऑर्डर अगर देखते हैं इंडिया का, सूर्या कुमार का अमेजिंग रिकॉर्ड है अगेंस्ट राशिद खान, उससे आउट भी नहीं हुए हुए, उसको मारा भी बड़ा है। इसी तरह दुबे का रिकॉर्ड देखते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है इन बॉलर्स के खिलाफ। तो वो सारी चीज़ें उनके हक में जाती हैं कि जो वेपन्स हम देख रहे हैं कि जिनकी बदौलत यहाँ पे अफगानिस्तान एक तगड़ी टीम स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से, तो उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं
बाकी कोहली और बाकी आपको बताइए दिया क्वालिटी अगेंस्ट स्पिन। हाँ थोड़ा सा जो है कि फजल हक जिस पे सोहेल हमें बताएंगे कि अंदर बॉल उनका आया वो कोहली को भी ट्रबल दे सकते हैं, वो रोहित शर्मा को भी ट्रबल दे सकते हैं। हाँ अगर वो अर्ली कोई क्लैप्स होता है तो फिर ऑब्वियसली वो डिफरेंट एक प्रेशर होगा, लेकिन अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आई थिंक बॉलिंग शायद उतनी इफेक्टिव हमें इंडिया के अगेंस्ट नजर ना आए। तो ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान की बॉलिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी तो उनकी बैटिंग सिर्फ उनको मैच जिता नहीं सकती, एक विकेट उनकी टॉप ऑफ द ऑर्डर है, तो अगर वो जल्दी गुरबाज आउट हो जाते हैं तो बाद में कोई तनाव में वो नज़र नहीं आता। बट सेइंग दैट उन कंडीशंस कैसी होती हैं सुहेल ज़्यादा हमें बताएंगे, बारबाडोस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम पिच का, तो अगर वहाँ पे हेल्प होती है तो शायद हमें कुछ चेंज भी देखने को मिले इंडियन टीम के अंदर भी। अच्छा सर, जैसे बॉल का इन्होंने कि फजल हक फारूकी का कुछ जो मिच स्टार्क ने बॉलिंग की इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जिस तरह से उसको मैनेज किया विल जैक्स ने और जॉस बटलर ने, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का मैच था, जैसे शाहीन के अंदर आते बॉल को कुछ खेलने के लिए वो जो 2 साल पहले की निस्बत बैट्समैन ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो खेलते हुए दिखाई देते, तो आपको लगता है कि ये अगर फजल हक फारूकी के एक पहलू को देखा जाए कि उनका बॉल अंदर आ रहा है तो ये ज़रा तैयार होंगे उस हवाले से? देखिए शाहीन का इसलिए कि वो सिर्फ इन स्विंग करते हैं, ठीक जो फजल हक फारूकी को नए बॉल के साथ थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो दोनों तरफ स्विंग करते हैं। सो जहाँ पे आप एज ए बैट्समैन यू आर नॉट श्योर कि किस तरफ बॉल स्विंग हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको लाइन अप करने में मुश्किल होती है। जैसे आपने स्टार्क की बात की, उनका भी इन स्विंग होता है, शाहीन वो भी इन स्विंग करते हैं, जो पहले 2 साल पहले उन्होंने आउट किए थे वो भी, तो वो उसमें अब मेरे ख्याल में बैट्समैन रेडी होता है, लाइन अप आप कर लेते हैं अपने आप को, यू मेंटली प्रिपेयर के बॉल ने इन स्विंग आना है, आप अपनी टांग थोड़ी खोल लेते हैं, मतलब देयर आर मैनी वेज टू टैकल, ठीक है। बट जब दोनों तरफ स्विंग हो रहा होता है और इफेक्टिवली हो रहा होता है तो वहाँ पे बैट्समैन के पास चॉइसेस नहीं होती, मुश्किल होता है वहाँ पे कि आप कौन ओपन स्टांस के साथ खड़े हों, या तो वो सरप्राइज फैक्टर आ जाता है ना कि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप लाइन अप कर सकें या मेंटली प्रिपेयर अपने आप को एक स्विंग के लिए करें। मेरे ख्याल बारबाडोस में जहाँ कंडीशन की बात है तो थोड़ा बहुत बॉल नया स्विंग होता है, डिपेंडिंग कि किस टाइम पे मैच हो रहा है। इफ़ इट इज़ मॉर्निंग गेम तो फिर तो शायद इतना नहीं होता, डे टाइम पे नहीं होता है, वहाँ पे अंडर लाइट्स बॉल नया स्विंग होता है। और अफगानिस्तान के पास एज वसीम भाई सेड चांस भी यही है कि अगर फजल हक फारूकी नए बॉल से उनको विकटें दिलाते हैं तो दे कैन कंट्रोल द गेम इन द मिडल ओवर्स, वो राशिद खान के साथ। अदरवाइज ऑब्वियसली इंडिया हैज़ बहुत बेहतर टीम है, उनकी सारी बेसिस कवर्ड हैं। अगर अफगानिस्तान की आप देखें बॉलिंग में फजल हक फारूकी हो गए, अभी मेन वेपन उनका वो है, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राशिद खान होंगे, बट ही टू कवर विद ड्यू रिस्पेक्ट। राशिद ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट T20 क्रिकेटर और बैटिंग में वो ओनली गुरबाज पे रिलाई करते हैं। सो इनके पास मैच विनर हैं 2-3, अगर तो वो परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर तो ये इंडिया को हराने की भी सलाहियत रखते हैं या एटलीस्ट टफ टाइम देने की सलाहियत ज़रूर रखते हैं। बट अगर वो फेल होते हैं तो फिर इनके पास बाकी जो टीम अगर आप देखें ना वो दे आर ओके क्रिकेटर्स, मतलब बहुत आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैन टू मैन मैं दोनों टीमों का कंपैरिजन करूं तो हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा मैच विनर नज़र आते हैं। वो कोहली हों, रोहित शर्मा हों, पांड्या हों, बॉलिंग में आप बुमराह की बात करें, कुलदीप को भी उन्होंने अगर खिलाया तो उसकी बात करें, जडेजा हैं, सो दे हैव मोर मैच विनर्स। बट ऑब्वियसली अफगानिस्तान इज़ मतलब जो भी खासकर ये रिसेंट पास्ट में उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते और ना मैं कर रहा हूँ। दे कैन गिव टफ टाइम टू इंडिया, बट ऑब्वियसली सुपीरियर जो है वो ऑब्वियसली इंडिया होगी और गुरबाज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी इनकी बैटिंग अफगानिस्तान की। बिल्कुल गुरबाज पे, बिकॉज हमने लास्ट मैच में देखा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अफगानिस्तान वाज टूथलेस, कुछ भी नहीं कर पाई, कोई परफॉर्मेंस पुट अप नहीं की गुरबाज। सो वुड दैट बी द की फॉर इंडिया एज वेल कि गुरबाज को आप आउट कर लें तो आपको अफगानिस्तान की बैटिंग जो है वो शैटर होती हुई दिखती है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप मोस्टली की परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि जब गुरबाज ऊपर से रन्स किए उसने तो नीचे वालों ने भी फिर कंट्रीब्यूट किया है, तो वो मोमेंटम चल जाता है। यस हाँ, तो वो की विकेट होगी अफगानिस्तान के लिए कि वो ऊपर से रन्स करे और इंडिया ऑब्वियसली ऑपोजिट सोचेगा कि वो उसको जल्दी आउट कर लेते हैं तो उसके बाद जो बैट्समैन है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। बाकी जो स्पिन डिपार्टमेंट अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान का तो ऑब्वियसली आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप में देखते हैं तो 3 से 4 लेफ्ट हैंडर्स आपको नज़र आते हैं जिनके अगेंस्ट राशिद इतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं। तो वो टेक्निकल चीज़ें भी अगर हम देखते हैं मैचअप्स के ऊपर भी जाते हैं तो इंडिया हैव लॉट मोर ऑप्शंस के कहीं पे वो बैटिंग ऑर्डर चेंज करके थिंग्स को वो चेंज कर सकते हैं।
लेकिन T20 क्रिकेट यू नेवर नो कि अफगानिस्तान आज गुरबाज हम कह रहे हैं तो पता चला इब्राहिम साथ आए हैं, उन्होंने 100 कर दिया है। लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा सा देखते हैं कि जिस तरीके से जिस पैटर्न से वो खेलते हुए आ रहे हैं, तो आई थिंक उनके लिए कीज़ जो है वो यही है कि ऊपर से ये रन्स करें, इधर से फजल हक फारूकी आउट करके दें, कोई प्रेशर बिल्ड हो, क्योंकि अंडर प्रेशर एक जो टीम किसी भी मतलब अगेंस्ट जब मैच हो रहा है तो राशिद खान जैसा बॉलर वो कभी हिलने भी नहीं देगा, वो वैसे भी नहीं हिलने देता। लेकिन जब मतलब आप PSL उठा के देख लें कि जब ऊपर से शाहीन हारिस ने आउट किए होते थे लाहौर के लिए, राशिद आपको सांस भी नहीं लेने देता था, मतलब तो उस तरह की सिचुएशन बनती है। तो ऑल टुगेदर फिर वो सज्जा खब्बा जितने भी होते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। राशिद इज़ वेरी इफेक्टिव, तो अगर वो ऊपर से विकेटें लेके एक प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं अगर इंडिया के ऊपर, तो फिर इंटरेस्टिंग हो सकता है मैच। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हम वापस उस पैटर्न पे आ रहे हैं कि जहाँ पे जो बड़ी टीमें हैं वो अपना बड़ापन दिखा रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया देखा हमने, इंग्लैंड को भी देख लिया हमने। तो अब मुझे लग रहा है कि इंडिया की बारी है कि वो भी अब वो दिखाएगी, वो जो डिफरेंस है ना टीमों का, वो शायद हमें स्टेज के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए। कंडीशन जो है ना, अब आप देखें ना तो अब प्रॉपर जो प्लेइंग कंडीशन T20 की होती हैं नॉर्मल वो हैं, अब आपको मिली हैं, अच्छी पिचेस मिली हैं, तो वो जो स्किल्स का डिफरेंस है ना वो अब आपको नज़र आएगा। वहाँ के सुबह के 10:30 बजे होंगे जब मैच शुरू, सुबह के 10:30 बजे, तो दिन के टाइम पे वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है रादर कि मैं कहूँ कि फास्ट बॉलर्स को, बट डिपेंड जो पहली बॉलिंग होगी स्पेशली 10:30 बजे, उसमें शायद आपको पहले 2-4 ओवर में बॉल, क्योंकि वो ज़रा अर्ली मॉर्निंग जो मॉइस्चर होता है पिच में वो रहता ही रहता है। अलबत्ता जो दूसरी बारी होगी बॉलिंग होगी उसमें आपको ड्राई कंडीशन मिलेंगी, तो आप कह सकते हैं कि एक मेरे ख्याल में 170-180 वाला मैच होना चाहिए ये। अच्छा, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अगर तो आपको एक टूर्नामेंट के बीच में एक लंबा गैप मिल जाता है तब आपके लिए वो नुकसानदेह भी हो सकता है कि आपके मोमेंटम को ज़रा हिकअप आता है, या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है कि अगर थोड़ी सी भी कहीं किसी बॉलर को निगल है वो उससे रिकवर कर सकते हैं। इंडिया ने 12 जून को आखिरी मैच खेला था एंड अब आज 20 जून को फिर से इंडिया जो है इन एक्शन आएगी। अफगानिस्तान पहले अभी खेल चुका है रिसेंटली वेस्ट इंडीज से जो मुकाबला हुआ, वुड दैट मैटर एज वेल, अप्लाई होता है वो कहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब नाउ डेज इट डजंट रियली मैटर, जितनी मतलब हम कंप्लीट इंडिया की टीम और प्रोफेशनल है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कोई मैटर, बल्कि ये उनके एडवांटेज में ही जाएगा, फ़ायदा होगा कि वो लड़के रिलैक्स होके, और बल्कि अब वो कह रहे हैं न्यूयॉर्क वाली पिच के बारे में वसीम भाई ने बोला था कि अगर उखाड़नी हो तो इंडियन बैट्समैन सबसे पहले जाएंगे। तो वो अब थोड़े रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि एटलीस्ट वी प्लेइंग इन नॉर्मल जो एक पिच को देख के ना वो सुख का सांस लिया होगा उनके सारे बैटर्स ने। तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा रिलैक्स होंगे रादर कि आप कहें कि वो थोड़ा शायद एक ब्रेक से बंदा हो जाता है समटाइम, बट मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इस सेंस में कोई फ़र्क पड़ेगा। दे विल बी मोर रिलैक्स। वो जो निगल्स डेफिनेटली होते हैं जब व्हेन यू प्ले बैक टू बैक क्रिकेट, तो वो निगल्स भी रिकवर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के रिकवर हो गए होंगे, तो वो एक ताज़ा एनर्जी के साथ आएंगे इसमें, रिकवर होकर आएंगे। अच्छा वसीम सर, जब इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, जैसे रोहित और विराट ओपन करने आए हैं और उन्होंने ऋषभ पंत को नंबर 3 पर रखा है, तो ये जो बात इंडिया में हो रही है कि ये कॉल था उसका फैसला कैप्टन का कि हम रोहित जो विराट है वो ओपन पर जाएंगे और ऋषभ पंत जो है वो नंबर 3 पर खेलेंगे। तो आप इस मतलब ये फिर प्रोग्रेसिव सोच है उसको देखते हुए कि 2 चीज़ें इससे नज़र आती हैं, आप इस पर भी कमेंट करें आपके ख्याल में, कि एक तो उन्होंने अपने फ्यूचर का नंबर 3 बैट्समैन जो T20 के लिए उसको सामने रख लिया और उसके साथ साथ जो उसकी फॉर्म थी उससे भी फ़ायदा उठा लिया, और ओपनर जो अगर तेज़ खेलने वाली बात है स्ट्राइक रेट के, तो विराट को बेहतर जगह दे दी रन्स करने के लिए। देखिए आप होता है एज अ मतलब कि एज अ कैप्टन एज अ कोच आपकी कोशिश होती है कि अगर सोहेल मेरी टीम है तो इसका बेस्ट यूज़ मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली विराट को अगर हम देखते हैं कि थोड़ा सा उसके स्ट्राइक रेट का इशू आया था, अगर आप चंद साल पहले देखते हैं बड़ी इस पर बात भी हुई थी, लेकिन जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग या प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं गेम के अंदर, उसने अपनी गेम को कैसे इवॉल्व किया, स्ट्राइक रेट उसने बेहतर किया, अपना शॉटें उसने कुछ नई सीखी, तो वो चीज़ें सारी देखते हुए उसका बेस्ट यूज़ पावर प्ले के अंदर कि फील्ड जब ऊपर होंगे तो वो बेहतर इस्तेमाल उसका हो सकता है। उसके बाद वो लेफ्ट हैंडर जब आते हैं उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता पंत को कि वो पावर प्ले के अंदर आता है या वो वो अपने स्टाइल से ही वो खेलता है। तो आई थिंक इट्स अबाउट कोहली के उसका बेस्ट इस्तेमाल कहाँ पे है, तो दैट्स व्हाट द थॉट कि वो पावर प्ले के अंदर है उसका, कि उसको शुरू में रन्स मिले ताकि मिडिल ओवर्स में अगर नॉट आउट वो जाता है तो मोमेंटम लेके जाए। बट ही इज नॉट शोन हिज कलर्स एज येट अभी तक। अगर हम सुपर 8 से पहले की स्टेज की बात करें, अब टॉप ऑर्डर नॉट शोन हिज कलर्स एट ऑल। अब टॉप ऑर्डर आपको नजर आ रहे हैं सारी टीमों के,
कल इंग्लैंड का भी नजर आ गया, हमें ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बचा के रखा हुआ सुपर 8 के लिए। वहाँ पे तो बेचारों को क्या करता टॉप ऑर्डर, तो वहाँ पे तो न्यूयॉर्क में क्या करना था टॉप ऑर्डर ने। तो अब आपको टॉप ऑर्डर दोबारा से डोमिनेट होते हुए नजर आएंगे, तो क्योंकि कंडीशंस अब फेवरेबल स्लाइटली बैटिंग के लिए, तो वहाँ पे अब वो नया बॉल निकालने वाला तो चक्कर है नहीं है। अब तो शुरू से ही आप फ्रॉम बॉल 1 यू कैन गो आफ्टर द बॉलिंग। तो अब ये पैटर्न आपको चेंज नजर आएगा। टॉप ऑर्डर अब ज़्यादा रन आपको, वेस्ट इंडीज़ का भी कल हमने देखा, पिछले मैच में देखा कि टॉप ऑर्डर ने रन शुरू कर दिए। तो अब सारी टीमों के जो है ना सुख का सांस लिया है। जितना भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, हमारे होते तो वो भी लेते, लेकिन वो बस नहीं था हमारी किस्मत के अंदर, नहीं तो वो भी यहाँ पे हम देखते थे टॉप ऑर्डर हमारा यहाँ पे। हमने तो सिलेक्शन वेस्ट इंडीज की सोच के की हुई थी। नहीं, उसमें हमारे स्क्वाड की सिलेक्शन वेस्ट इंडीज में अच्छा खेलेंगे लड़के, सीपीएल अच्छा खेल कर रहे हैं। लेकिन 5-6 ओपनर फिर भी नहीं बनते थे आपके, जिस मर्जी कंडीशन के आप चले जाए। तो आई थिंक अब ये पैटर्न में चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो हाफिज साहब आपका सवाल है कि यह बेस्ट यूज कहाँ पे है, बेस्ट यूज, और यही सोच पे अगर आपको याद हो कि मिसबा रिजवान को लेके आए थे कि रिजवान का बेस्ट यूज कहाँ पे है, ठीक है ना। हाँ, उस पर डिबेट ये होती है कि जिसकी जगह आप लेके आ रहे हैं क्या उसका यूज दूसरे नंबर पे बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि इंडिया का तो लगी तो नहीं बोलूंगा, मतलब यही कहूंगा कि उनका ओपनिंग का मसला ही चल रहा है। उन्होंने जायसवाल को खिलाया नहीं। मिसबा भी टॉप ऑर्डर पे ऐसा लेकर आएगा, उसके बाद रिजवान ने कहा नीचे नहीं जाऊंगा मैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कैसा भी खेल रहा हूँ डोमेस्टिक में। बट वक्त जो है यहाँ पे हमारी डिस्कशन का खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से जोर का जोड़ पे मुलाकात होगी। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।